अच्छा जी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ज़रा सा इसके टॉपिक के बारे में देख लेते हैं कि ये किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। दिस क्वेश्चन इज सेइंग इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ जाए। तो देखो बेटा, डॉट प्रोडक्ट की जो कहानी है वो कहानी कुछ इस तरह की है कि जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है a, एक वेक्टर मेरे पास मौजूद है बी, और इन दोनों वेक्टर्स को सेपरेट कर रहा है एक एंगल आपके पास थीटा, और आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान जो एंगल है उसका कोसाइन। ठीक है। अब इस सवाल में ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मालूम है ए डॉट बी किसके बराबर आ रहा है, जीरो के। तो ए डॉट बी जीरो के बराबर सिर्फ कब आ सकता है? बेसिक मैथ्स, तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आंसर जीरो के बराबर आ रहा है, जिसका मतलब या तो ये जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा, या फिर ये जीरो होगा। अब सवाल की कंडीशन क्या कह रही है? ना ए जीरो है, ये कंडीशन कट गई, ना बी जीरो है, ये कंडीशन भी कट गई, तो बच क्या गया? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कॉस थीटा जीरो की कंडीशन बच सकती है। और कॉस थीटा जीरो हमारे पास कब होता है? इसको हम चाहें तो कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ जीरो। कॉस इनवर्स ऑफ जीरो हमारे पास आता है 90 डिग्री पे, जिसका मतलब आपके पास दोनों वेक्टर्स को आपस में 90 डिग्री पे होना पड़ेगा। और 90 डिग्री का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर। तो आपके पास इसका मतलब यहाँ पे दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज सी। क्वेश्चन कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपसे अगर डिपेंडेंसी पूछी जाती है फिजिकल क्वांटिटीज की, तो सबसे पहली चीज जो कि आपने अपने जहन में लेकर आनी है वो है उसका फॉर्मूला। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपके पास टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसका क्लियरली मतलब क्या है? टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टू और पाई तो कांस्टेंट्स हैं, इनको तो हम यहाँ से साइड पे कर देते हैं आपके पास सिंपली। अच्छा, किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले इसका मतलब हमारे पास डिपेंड कर रहा है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर। ठीक है। और दूसरा वो किस पे डिपेंड करता है? दूसरा वो डिपेंड करता है उस सरफेस पे जहां पे आप पेंडुलम को लेके खड़े हुए हैं, चाहे वो अर्थ का सरफेस हो, चाहे वो जुपिटर का हो, चाहे वो मून का, चाहे वो कहीं पे भी सरफेस मौजूद हो, वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है, जो कि अर्थ के ऊपर तो टिपिकली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट इट चेंजेस और इट वेरीज विद प्लेस टू प्लेस। ठीक है। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस में गिवन क्या क्या हमारे पास। इन दोनों में से सिर्फ एक ऑप्शन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। एक वाइब्रेशन वो 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। एक वाइब्रेशन कितनी देर में कंप्लीट होती है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे सवाल में टाइम पीरियड गिवन है विच इज 2 सेकेंड्स। कह रहे हैं आपसे इसकी आप लेंथ फाइंड करके दिखाओ, तो हाउ वुड यू डू इट? अगेन वही वाली चीज है, जो चीज गिवन होती है उससे फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। गिवन है हमारे पास टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब यहां से अगर आपने लेंथ को आइसोलेट करना है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड्स पे। स्क्वायरिंग करने के बाद बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। हमने सिर्फ लेंथ को आइसोलेट करना है सर, जी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर के साथ, 4 पाई स्क्वायर दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और बच जाएगा यहाँ पे आपके पास ले देखे लेंथ। अब देखें, आप सबके पास कैलकुलेटर मौजूद है, कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट करते हैं और डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लेते हैं। टाइम हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2, 2 का स्क्वायर, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा सिंपली 4 इंटू पाई स्क्वायर विच इज 3.142 का स्क्वायर। तो जब कैलकुलेटर जो कि आपको अलाउ है एनईडी के टेस्ट के अंदर बैठते हुए जब आप यूज करोगे, तो आपको यहाँ से आंसर मिलता है 0.99 मीटर, विच क्लियरली सेज दैट कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग मस्ट अ सिंपल पेंडुलम बी इन ऑर्डर टू हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। अगर मैं चाहता हूं कि आपके पास किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड बन जाए, तो 1 सेकेंड का मतलब टी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई 1 सेकेंड। आपसे पूछ रहे हैं उसको कितना लंबा बनाना पड़ेगा, उसकी लेंथ निकाल के दिखाओ। ठीक है, निकाल लेते हैं लेंथ। लेंथ निकालना कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन जो चीज हमें गिवन है, हमें सबसे पहले तो उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं टाइम पीरियड का, वो फॉर्मूला आपके पास होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारे पास सिंपली क्या है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी लेंथ की, तो मैंने उसको निकालने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दी, क्योंकि लेंथ फंसा हुआ है हमारे पास रूट के अंदर।
रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं, लेंथ का फॉर्मूला बना लो gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, जी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर जाके डिवाइड। अब लेंथ के लिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और चूंकि आप लोग एनईडी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेटर यूज करना अलाउ होता है, तो सिंपली आप अपने कैलकुलेटर्स उठाएं, ठीक है, उसके अंदर ये तमाम वैल्यूज पुट करें और इसका आंसर निकालें। तो जब आप आंसर निकालते हो तो तकरीबन आंसर आ जाता है 0.248 मीटर्स, जिसको अगर हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो द ऑप्शन कम्स अप टू बी 0.25 मीटर्स। अच्छा जी, अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड इट्स टाइम पीरियड। देखो आपके पास जब भी कोई भी दो क्वांटिटीज के दरमियान आपसे रिलेशनशिप पूछा जाता है तो आपने सिंपली उसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले तो जो क्वांटिटीज गिवन है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला उठा के लिख लेना अपने पास। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, जिसका मतलब आपके पास टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिनमें पहला फैक्टर है एल विच इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, और दूसरा फैक्टर जो होता है दैट इज जी, जी कहलाती है हमारे पास ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ जो कि तमाम सरफेसेस पे चेंज होती है, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पे अलग होगी, सरफेस ऑफ जुपिटर पे आपके पास अलग होगी, ठीक है, हर तरह के सरफेस पे हमारे पास अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट और प्लेस। तो आपके पास टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम का सिर्फ इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मास पे वो डिपेंड नहीं करता। तो अगर वो डिपेंड नहीं करता तो मास को आप जितना चाहे छेड़ लो, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब टाइम पीरियड विल रिमेन सेम और रिमेन कांस्टेंट। अच्छा जी, फिर से हमसे एक सवाल में कह रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप पता करके बताओ, और वो भी किस किस के दरमियान, एल एंड टी स्क्वायर के दरमियान, दिस इज टी स्क्वायर एक्चुअली, एल एंड टी स्क्वायर के दरमियान आपके पास रिलेशनशिप हम लोगों ने पता करना है। देखो रिलेशनशिप पता करने के लिए फिर वही बात, हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमें मालूम है कि सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, लेकिन सवाल तो एल और टी स्क्वायर के बारे में है। टी स्क्वायर चाहिए तो मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ जाएगी दोनों साइड्स पे, स्क्वायरिंग करती बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। अब आप यहां से देखते हैं अगर टी स्क्वायर और एल दे बोथ आर ऑन द न्यूमरेटर साइड, जिसका मतलब जब मैं लेंथ की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो टी स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ेगी, या लेंथ की वैल्यू कम करूंगा तो टी स्क्वायर की वैल्यू भी कम होगी, जिसका मतलब एल और टी स्क्वायर जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनका ग्राफ हमेशा बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज का जो ग्राफ है दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आने वाला है 36 का, दैट इज ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन। ये जो सवाल है, ये जो टॉपिक से रिलेटेड है, इसके अंदर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर के साथ हमारे पास लाजमी उसके ऊपर एरो भी लगा हुआ हो। आपसे कह रहे हैं एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यूज हैं 2i माइनस जे प्लस का के, सॉरी प्लस का 2k। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपली क्या है कि ये वेक्टर कितना बड़ा है, ठीक है। किसी भी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले तो उसकी रिप्रेजेंटेशन सीख लें। मैग्नीट्यूड की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, या तो आप एरो के वेक्टर के ऊपर से एरो हटा दें, या फिर आप उसके साथ क्या लगा दें, मॉड्यूलस का साइन लगा दें। इन दोनों में से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इनका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है बहुत सिंपल सा, अंडर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड कोफिशिएंट का स्क्वायर, और आई जे के स्क्वायर भी कह सकते हो आप लोग सिंपली यहाँ पे। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है हमारे फॉर्मूले में, हमारे सवाल में सॉरी, दैट इज 2, जे का कोफिशिएंट है -1 और के का कोफिशिएंट है 2। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ दैट बिकम्स 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सबको प्लस कर लो सब अपने पास, 4 प्लस 1 प्लस 4, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास √9। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। तो जिसका मतलब क्या हो गया, आपके पास सिंपली इस वाले क्वेश्चन में जो वेक्टर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना गिवन है, 3, विच इज ऑप्शन ए। इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग कि अगर एक और वेक्टर हमारे पास आ जाता है ए जिसकी वैल्यू हमारे पास है 3i प्लस 4j, अब आपसे फिर से कह रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो याद ये रखना है कि बेटा जब भी हम लोग किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास कैसे की जाती है, या तो आप उस वेक्टर के ऊपर से एरो हटा दीजिए या उसके अराउंड मॉड्यूलस लगा दीजिए, दोनों तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। और मॉड्यूलस निकालने का या मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला है वो सिंपली क्या होता है कि आप एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर करके उनको ऐड कर देते हो, या फिर आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर करके उनको ऐड कर देते हो। एक्स का कोफिशिएंट यानी कि आई का कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में 3,
जे का कोफिशिएंट यानी कि y का कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में हमारे पास है 4 और z का कोई कोफिशिएंट नहीं मौजूद, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को प्लस कर दें, दैट विल बी अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 बराबर होता है आपके पास 5 के, जिसका मतलब ये जो वेक्टर हमें गिवन है ये कितना बड़ा है या ये कितना मैग्नीट्यूड रखता है, ये मैग्नीट्यूड रखता है 5, विच इज ऑप्शन बी। अच्छा जी, अब ये सवाल भी हमारे पास बड़ा मजे का है, कह रहे हैं वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे लाइज इन व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहली बात हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम है ये क्या होता है, आपके पास आप किसी भी जो हमारे पास ग्राफ पेपर है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें हमारे पास ये जो टॉप राइट कॉर्नर है ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, सिमिलरली ये हो जाता है हमारे पास सेकंड, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम लोग अपनी एक्स और वाई एक्सिस की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन यहाँ पे बनाएं तो राइट साइड वाला एक्स एक्सिस कहलाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये बन जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, देन अपवर्ड है हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड हमारे पास है नेगेटिव वाई एक्सिस। जिससे मुझे ये बात पता लगती है कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़ा हूं तो यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, यहाँ पे y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, जबकि अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाता हूं तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है जबकि y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव पे चला गया, y भी हमारे पास कहाँ है नेगेटिव पे है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट के दरमियान x पॉजिटिव है जबकि y जो है हमारे पास वो क्या है नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो a यानी कि आपके पास ये जो x एक्सिस का कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव है, सिमिलरली जो y एक्सिस का कोफिशिएंट है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों कोफिशिएंट्स अगर पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब जो आंसर है हमारे पास वो फिर कहां लाया कर रहा है आपके पास सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसकी वजह से मैं अपना जो आंसर चूज करने जा रहा हूं दैट इज ऑप्शन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अ वेक्टर व्हिच स्पेसिफाइज द डायरेक्शन इज कॉल्ड, एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एक ऐसा वेक्टर जो कि सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के बारे में जो चीज हमें याद रखनी चाहिए वो क्या होती है, देखें एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एक वेक्टर जो है वो हमारे पास एक बेसिक सी इक्वेशन समझते हैं, वेक्टर मिलके बनता है मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। तो अगर मैं चाहूं कि मुझे सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा उसी के मैग्नीट्यूड से, तो बन जाएगी हमारे पास डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ हमें पता लग जाएगी डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है इसे हम लोग क्या कहते हैं आपके पास सिंपली यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो बन जाता है वो बन जाता है हमारे पास किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि भाई उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन बताने के लिए जो वेक्टर यूज होता है दैट इज ऑप्शन बी अ यूनिट वेक्टर। 41 कह रहे हैं इफ a इज इक्वल टू, एक वेक्टर है मेरे पास a जिसकी वैल्यू मुझे दे दी है यहाँ पे i माइनस 4j, कह रहे हैं देन द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a। पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा जो कि पैरेलल होगा a के, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस यूज करें तो सवाल में बड़ा बड़ा लिख के दे दिया है ऑफ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है बेटा, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका काम होता है सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना, एक वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना कि उसकी डायरेक्शन हमारे पास कहां है। और यूनिट वेक्टर नाम में इसकी डेफिनेशन भी है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है चाहे वो i हो, j हो, k हो या कोई सा भी यूनिट वेक्टर क्यों ना हो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है 1, व्हिच मींस दैट यहां पे जो मैं आंसर अपने पास चूज करूंगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि भाई यूनिट वेक्टर जो है एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होता है 1। सबसे पहले टॉपिक जज करते हैं, सवाल में क्या गिवन है, कह रहे हैं दो कैपेसिटर्स हैं, जिसका मतलब कहीं ना कहीं से कैपेसिटर्स को कंबाइन करने की कहानी तो हमारे पास आएगी। ठीक है, अगर कैपेसिटर्स को कंबाइन करने की कहानी आ रही है तो किस तरह से आ रही है, कह रहे हैं दो कैपेसिटर्स हैं, एक 6 माइक्रोफैरेड्स का है, ठीक है, और एक 4 माइक्रोफैरेड्स का है, और दोनों को उठा के हम लोगों ने किस में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिएगा अपने पास, सीरीज के अंदर हमेशा याद रखिएगा बेटा के जो चार्जेस होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है, जबकि दोनों कंपोनेंट्स में, तीनों कंपोनेंट्स में जितने भी कंपोनेंट सीरीज में लगे होंगे सब में चार्जेस सेम रहेंगे, जबकि जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाता है हमारे पास डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने सीरीज में लगा दिया एक 120 वोल्ट की बैटरी के साथ,
तो आपके पास ये भी याद रखिएगा कि अगर दो पैरेलल लाइंस बनी हुई है सिंबल में तो वो एक कैपेसिटर को शो करता है, लेकिन एक बड़ी एक छोटी लाइन बनी हुई है तो वो शो करता है एक बैटरी को, ठीक है, जिसमें बड़ा टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो छोटी टांग है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है आपके पास। अब ये शो कर दिया इन्होंने कि भाई ये 120 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आपने V निकालना है कहां पे, अक्रॉस द 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो अब हम ये कह देते हैं भाई चूंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो टोटल वोल्टेज में से जो थोड़ा सा हिस्सा है वो यहां ड्रॉप हो जाएगा, बाकी हिस्सा यहां ड्रॉप हो जाएगा। अब ये सब निकाल कैसे सकते हैं, जरा पहले उसके ऊपर बात कर लें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे यहाँ पे V2 की वैल्यू निकालनी है तो जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा दैट फॉर्मूला विल बी Q ओवर C2। लेकिन सवाल में फंस मैं कहां जाता हूं, मुझे Q नहीं पता, तो अब हम Q कैसे निकाल सकते हैं। Q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CV, ठीक है। बस ख्याल ये रखिएगा कि यहां जो C आ रहा है, चूंकि Q इज द टोटल चार्ज, तो यहां जो C आ रहा है दैट इज द टोटल कैपेसिटेंस। और अगर हमारे पास पैरेलल कैपेसिटर्स आ जाते, सॉरी सीरीज में कैपेसिटर्स आ जाते हैं, तो सीरीज कैपेसिटेंस के अंदर टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। तो पहले तो मैं ये सॉल्व कर लेता हूं, 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 which is 1 over 6 plus 1 over C2 which is 1 over 4। 6 और 4 का जो LCM है that is 12, ये हो जाएगा हमारे पास 2 plus 3। तो C की वैल्यू यहां से क्या बन गई हमारे पास, रेसिप्रोकल करने के बाद 12/5, ठीक है। जब 12/5 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.4 माइक्रोफैरेड्स, ठीक है भाई। अब हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, हम लोगों ने अपने कैलकुलेटर्स उठाने हैं और कैलकुलेटर्स में उठा के वैल्यूज करनी है पुट। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है कैपिटल C की, जो हमने निकाल ली नीचे से, विच इज 2.4 माइक्रोफैरेड्स। माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप लगा देंगे -6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। टोटल वोल्टेज जो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया हुआ है वो कितना है हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय C2। C2 जो है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है हम लोगों को 4 माइक्रोफैरेड्स। 4 माइक्रोफैरेड्स का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट -6। तो जैसे ही आप इन सबको कैलकुलेटर में पुट करेंगे आपका जो फाइनल आंसर आता है दैट इज 72 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 72 वोल्ट्स। अब आपका जो फाइनल आंसर है ढूंढ लीजिए, द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर A विच इज 72 वोल्ट्स। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इफ 4 माइक्रोफैरेड्स एंड 2 माइक्रोफैरेड्स कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगेन हमारे पास सीरीज का एक क्वेश्चन आता है। सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया पहले तो आपके पास इन दोनों को उठा के, सबसे पहले किसको, आपके पास एक 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ठीक है जी, उसके साथ हमारे पास सीरीज में कनेक्ट हो जाता है एक 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। और इन दोनों के बाद आपसे पूछना कि बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आने वाली है। तो सीरीज के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन जो होती है हमारे पास कैपेसिटर्स की, उसका जो फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं पूरे सर्किट की, वो फॉर्मूला है हमारे पास 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। चूंकि दो कैपेसिटर्स हैं तो मैंने दो तक मोहित रखी अपनी कहानी, ये हो जाएगा 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 2, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाता है हमारे पास 4, दैट बिकम्स 2 प्लस 1। और फाइनल अगर मैं आंसर निकालता हूं तो फाइनल आंसर कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल करने के बाद बन जाता है मेरे पास 4 ओवर 3 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1.33। और चूंकि सवाल में माइक्रोफैरेड गिवन थे दैट फॉर द आंसर हैज द यूनिट ऑफ माइक्रोफैरेड। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है दैट इज ऑप्शन डी 1.33 माइक्रोफैरेड्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, इसमें कह रहे हैं दो कैपेसिटर्स हैं फिर से हमारे पास, एक 5 माइक्रोफैरेड का एक 7 माइक्रोफैरेड्स का है। तो दोनों को किस में कंबाइन किया हुआ है, पैरेलल में, ठीक है भाई। दोनों हमारे पास आ गए पैरेलल के अंदर, एक आ गया 5 माइक्रोफैरेड्स का और एक आ गया हमारे पास 7 माइक्रोफैरेड्स का। तो ठीक है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। आपसे कह रहे हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आप ये बताइए इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बनेगी। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास जब भी कैपेसिटर्स को कंबाइन किया जाता है तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस निकालना बहुत ही आसान है। टोटल कैपेसिटेंस बराबर हो जाती है दोनों को, तीनों को, जितने भी पैरेलल में कैपेसिटर्स कंबाइंड हैं आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। तो यहां पे हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 5 माइक्रोफैरेड्स प्लस 7 माइक्रोफैरेड्स। तो आंसर हमारे पास ले दे के कितना आ जाता है, सिंपली 12 माइक्रोफैरेड्स। तो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं टू कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफैरेड्स एंड 6 माइक्रोफैरेड्स। पहला कैपेसिटर आ गया 3 माइक्रोफैरेड्स का, दूसरा कैपेसिटर आ गया 6 माइक्रोफैरेड्स का।
आपसे ही कह रहे हैं कि इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने किस में ज्वाइन किया हुआ है, सीरीज में। तो आप इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस बताएं कि जब दो कैपेसिटर्स मिलकर लगेंगे इतने बड़े, तो ये टोटल कैपेसिटेंस सर्किट को कितनी प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ढूंढते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो निकलता है रेसिप्रोकल करने से, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो बराबर होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, चूंकि दो कैपेसिटर्स हैं तो मैंने C2 तक का फॉर्मूला लिखा, ज्यादा होते तो आई कुड मूव ऑन विद दैट एज वेल। तीन होते C3, चार होते C4, 1000 होते C1000 तक हम लिख देते। तो वैल्यूज क्या बन जाएंगी हमारे पास, पहली गिवन है 1/3, दूसरी गिवन है 1/6। दोनों को एलसीएम ले लें, आ जाएगा हमारे पास 6 and 2 + 1। ठीक है जी, 2 + 1 मीन्स 3/6 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1/2 सिंप्लीफाई करने के बाद। तो 1/c बराबर आ गया 1/2 के, रेसिप्रोकल कर लें, कैपेसिटेंस टोटल आपके पास आ जाएगी 2 एंड द यूनिट विच वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर इज माइक्रोफैरड। तो अब देखें आपके पास जो यहाँ पे आंसर बन जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, 2 माइक्रोफैरड्स। अच्छा जी, सवाल कह रहा है 230 माइक्रोफैरड्स कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बना देते हैं, दो 30 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स हैं, एक ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी, और दूसरा हमारे पास 30 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ये आ गया। आपसे क्या कह रहे हैं कि इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक हो गया, द कॉम्बिनेशन इज देन ज्वाइंड विथ टू कैपेसिटर्स ऑफ 30 माइक्रोफैरड इन सीरीज। इसके आगे फिर हम लोगों ने दो और कैपेसिटर्स लगाए, और वो दोनों कैपेसिटर्स किसमें हमारे पास, सीरीज में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सीरीज वाली कहानी। कह रहे हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ, टोटल कैपेसिटेंस बताओ कितनी होगी। तो बेटा सबसे पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन किया जाता है तो टोटल कैपेसिटेंस बराबर होती है 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन, जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड हों। और इसी तरीके से जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देते हैं C1 plus C2 and so on up to the number of capacitors which are given which is equal to the total capacitance। ठीक है जी, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये जहां तक जा सकता है n तक जा सकता है हमारे पास। अब आपके पास अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठते हैं तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं पैरेलल वालों को सॉल्व कर लेता हूँ। पैरेलल वाले के लिए सॉल्व करना आसान है। पैरेलल वाले में क्या हो जाएगा, 30 + 30, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 60 माइक्रोफैरड्स, जिसका मतलब दोनों पैरेलल की जो कॉम्बिनेशन है उनकी टोटल कैपेसिटेंस निकल के आ गई 60 माइक्रोफैरड। उसके आगे कौन लगा हुआ है, 30 का एक सीरीज में और एक और 30 का सीरीज में लगा हुआ है आपके पास। तो जब ये तीन हो गए सीरीज में तो अब हम लगाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/c इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। अब 60, 30 और 30 का जो एलसीएम आपके पास निकल के आएगा दैट विल बी 60, इट विल बिकम 1 + 2 + 2 और इट विल बी 5/60। 5/60 को हम देखें तो ये हो जाता है 1/20। तो टोटल कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास बन गई 20 माइक्रोफैरड्स। ठीक है, अच्छा सॉरी माय बैड, मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या थी कि मैंने यहाँ 20 लिख दिया, जो कि एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 12। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फिर इस वजह से क्या बन जाएगा, दैट विल बी 1/12 और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सिंपली 12 माइक्रोफैरड्स। ठीक है जी, तो 12 माइक्रोफैरड्स आने की वजह से हमारा जो फाइनल आंसर बन गया दैट इज ऑप्शन ए, 12 माइक्रोफैरड्स। सवाल में कह रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है पहले तो ये जान लेते हैं हम थोड़ी सी। सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कॉइल की, एक सिंगल कॉइल की, कि वो अपने अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस कर सकता है जब उसमें किसी भी वजह से करंट का चेंज आ जाए या किसी भी वजह से रेजिस्टेंस को वेरिएट किया जाए। सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास L इज इक्वल टू -N डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, जिसमें N जो है दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है जी, L जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस को शो कर रहा है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है कॉइल के लिए। डेल्टा फाई हमारे पास चेंज शो कर रहा है चेंज इन फ्लक्स को, कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, कब, जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप डेल्टा आई यानी कि करंट के अंदर चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम इन कंडीशंस के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि अगर मुझे कभी भी रिलेशनशिप पूछा जाए तो मुझे फॉर्मूले के थ्रू वो चीज फाइंड आउट करनी पड़ती है। रिलेशनशिप पूछा है आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि L और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, N के है, फाई के है,
ठीक है, अब इन दोनों में से क्या चीज गिवन है हमारे पास? ए करंट, नहीं सर, करंट के जो है आपके पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वो भी चेंज इन करंट के। बी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यस, तो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स बी। 48. Karen, the phenomena of producing EMF in the coil due to the change of current in the coil itself is called, कि अगर एक कॉइल के अंदर हम लोगों ने आपके पास EMF इंड्यूस करी, कैसे? उसी कॉइल में आपके पास जो मौजूद, जस्ट अ सेकंड, ये डायग्राम थोड़ी सी गलत बन जाती है, इसको सही कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास एक कॉइल है सिंपली, ठीक है जी, उस कॉइल के अंदर हम लोगों ने एक बैटरी अटैच की हुई है, जब तक वो बैटरी अटैच होगी ये कॉइल मैग्नेटाइज रहेगा, ठीक है। लेकिन इस कॉइल को उठा के हम प्लेस कर देते हैं एक रियोस्टेट के साथ। रियोस्टेट से जब हम लोग करंट को बढ़ाते या कम करते हैं तो इसी कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि आपके पास ओरिजिनल करंट को अपोज करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ये जो प्रोसेस है उसी कॉइल में जिसमें ऑलरेडी करंट मूव कर रहा है, करंट चेंज होने की वजह से जो इंडक्शन हो जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं आपके पास? सेल्फ इंडक्शन। और अगर ये कहते कि एक कॉइल के अंदर हम लोगों ने करंट चेंज किया और उसकी वजह से दूसरे कॉइल को इंपैक्ट हुआ, तो ऐसी इंडक्शन को हम लोग फिर क्या कहते हैं आपके पास? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अच्छा जी, सवाल कह रहे हैं ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्शन इज, इंडक्शन का जो ऐसा यूनिट है वो आपके पास बराबर होता है हेनरी के, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इंडक्शन का जो ऐसा यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है? हमारे पास हेनरी के, ठीक है जी। अच्छा, 50, कह रहे हैं जूल्स डॉट सेकंड इज द यूनिट ऑफ, जूल इनटू सेकंड किसका यूनिट है? आओ एक एक करके चेक करते हैं। पावर का तो सर फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो इसका तो यूनिट बनना चाहिए जूल अपॉन सेकंड, डॉट सेकंड नहीं, तो पावर तो नहीं हो सकता। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट तो सर एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या वैल्यू है उसकी? उसकी वैल्यू होती है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34। यूनिट क्या होता है उसका? वो भूल गए सर, वो कैसे निकाल सकते हो? आओ निकाल लेते हैं। उसका यूनिट बनेगा E इज इक्वल टू एच न्यू से। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ठीक है जी। एच का हमें नहीं पता। फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज या 1/सेकंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड के भी बराबर होती है, सेकंड डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट बन के आ गया हमारे पास, दैट इज जूल सेकंड्स। तो जूल इनटू सेकंड, J डॉट S किसका यूनिट बन गया आपके पास? प्लैंक्स कांस्टेंट का। आगे वालों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शंस में हम लोगों को। और देख भी लें तो एनर्जी का सिर्फ यूनिट होता है जूल्स, ठीक है, जबकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट होता है हमारे पास जूल पर केल्विन।